ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना ही खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और शुरुआत करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर पूर्वोत्तर के राज्यों में आई भयंकर बाढ़ की है, जिसकी चपेट में आकर अब तक 32 लोगों की जान जा चुकी है। कई जगहों पर हालात बेकाबू हैं। राहत और बचाव के कार्य में सेना को तैनात किया गया है। दूसरी खबर नक्सलियों से जुड़ी हुई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से घबराकर छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों का सरेंडर। नक्सलियों पर 25 लाख रुपए का इनाम था। तीसरी खबर रूस यूक्रेन युद्ध की है। यूक्रेन के सबसे बड़े हमले से बौखलाए रूस ने दी बदले की धमकी। जवाबी हमले में परमाणु बम के इस्तेमाल की आशंका ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। और चौथी खबर राम मंदिर की। मंदिर के शिखर पर लगाया गया स्वर्ण कलश। कल से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान। 4 जून को रामलला के दर्शन करेंगे एलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क। तमाम खबरों पर विस्तार से जानकारी आपको देंगे, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत गुजरात के जामनगर से आए एक हैरान कर देने वाले वीडियो के साथ करेंगे। जामनगर में एक डैम यानी कि बांध के पास से गुजर रहे एक ट्रक में अचानक ही भीषण आग लगी। ट्रक को जलता हुआ देख ड्राइवर ने होश नहीं खोया और न ही जलते ट्रक से कूदकर उसने वहां से भागने की कोशिश की, बल्कि उसने जलते ट्रक को पूरी समझदारी से ड्राइव करते हुए बांध के पानी में उतार दिया। धू धू कर जलता हुआ ट्रक पूरी रफ्तार से पानी की ओर भागे जा रहा था और उसके पीछे पीछे कुछ लोग भी भाग रहे थे। बताया गया कि आग लगने के फौरन बाद ड्राइवर ने ट्रक को छोड़कर भागने की बजाय उसे डैम की तरफ मोड़ा। इससे न सिर्फ ड्राइवर की बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की भी जान बच गई। जैसे ही ट्रक डैम के करीब पहुंचा, ड्राइवर कूदकर बाहर निकल गया और जलता हुआ ट्रक सीधे पानी में चला गया। पानी में पहुंचने के बाद भी ट्रक कुछ देर तक जलता रहा। आसपास के लोग वहां पहुंचे और सबने आग की लपटों पर पानी डालकर ट्रक में लगी हुई आग को बुझाने की कोशिश की। बताया गया कि रास्ते में बिजली का टूटा हुआ तार गिरा पड़ा था और जब ट्रक वहां से गुजरा तो चिंगारी से उसमें भी आग लगी। गुजरात के जामनगर से ये तस्वीरें सामने आई। अब बारिश की बात करेंगे। हल्की फुल्की बारिश का आनंद उठा रहे हमारे दर्शकों को पूर्वोत्तर राज्यों का हाल भी जरूर जानना चाहिए। देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा आज भी पानी के प्रकोप से परेशान दिखा। मॉनसून की एंट्री के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। हालात इतने ज्यादा खराब हुए कि सेना को बचाव के लिए उतरना पड़ा। मूसलाधार बारिश के बाद जो तबाही मची, उसमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वाले वो लोग थे जो खुद को पानी से बचा न पाए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के इस व्यक्ति ने मौत को मात देने की ठानी। चीन और म्यांमार की सीमा के करीब अरुणाचल प्रदेश के अंजौ जिले से ये तस्वीरें आई हैं। 43 सेकंड के वीडियो में एक व्यक्ति एक पुल को पार करने की कोशिश करता दिखा, लेकिन उसके ठीक नीचे बह रहा पानी किसी की भी सांसें रोकने के लिए काफी था। पानी पुल के ऊपर से बहने लगा तो जान बचाने के लिए इस व्यक्ति ने पुल के सपोर्ट के लिए लगी रस्सी को पकड़ा और उसी के सहारे आगे बढ़ने लगा। लकड़ी के पुल पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा शख्स 1 सेकंड में पानी के बहाव में जा सकता था, लेकिन वीडियो के अंत तक वो कुदरत के विकराल रूप से लड़ता रहा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। अरुणाचल की जो तस्वीर हमने आपको दिखाई वो आज की सबसे खतरनाक तस्वीर थी, लेकिन ऐसे ही हालात पूर्वोत्तर के कई राज्यों में हैं। अरुणाचल प्रदेश की तस्वीरें तो आपने देख ही ली, वहां पर नदियां उफान पर हैं। उसके साथ ही असम पर भी मौसम की मार पड़ रही है, वहां के हालात भी खराब हैं। सिक्किम में भी तीस्ता नदी उफान पर है। पानी के प्रकोप के आगे ब्रिज तक टूट गए। मिजोरम में भी बारिश के बाद बिल्डिंग्स ढह गई हैं और इस आसमानी आफत से सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य है तो वो है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल बारिश के आगे बेबस दिखाई दे रही है। आसमान से नजर डालोगे तो बारिश के पानी में पूरा इम्फाल शहर डूबा हुआ नजर आएगा। जहाँ जगह मिली पानी ने जगह बना ली। वहीं जमीन में रहकर देखेंगे तो इम्फाल शहर में चलने को खाली जमीन ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। शहर के बाजारों तक जाने के लिए लोगों को पानी का सामना करना पड़ा। जब पानी सिर के ऊपर आया तो लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लाइफ बोट्स के साथ शहर की सड़कों पर आईं। तो फिर हमारा अराउंड 47 एम्प्लॉयज अभी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो आज भी हम सुबह से हम लोग लगातार चल रहा है। इम्फाल में हालात इतने खराब हुए कि रेस्क्यू के लिए बुलडोजर को तक उतरना पड़ा। यहाँ इस बुलडोजर से करीब 10 लोगों का रेस्क्यू हुआ।
लोगों की गाड़ियां, सामान, जो कुछ भी बचाया जा सकता था, सबको सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। यहाँ तक कि इम्फाल के अस्पताल में भी बारिश वाला पानी आया। हालात इतने बिगड़े कि मरीजों के लिए अस्पताल में ताला लग गया। वहाँ से भी सामान निकाले जा रहे थे। मणिपुर में बाढ़ का प्रकोप इतना ज्यादा था कि सुरक्षा बलों को मोर्चा संभालना पड़ा। इम्फाल में लोगों को बचाने के लिए इंडियन आर्मी और असम राइफल मिलकर ऑपरेशन चला रही है, जिसका नाम है ऑपरेशन जल राहत। इस ऑपरेशन के दूसरे दिन 500 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई। मणिपुर में बाढ़ से अब तक 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। 3,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। कुदरती आफत के बाद बेसहारा हुए लोगों के लिए सुरक्षा बल देवदूत बनकर आए। इन लोगों को बाढ़ वाले इलाकों से बचाकर अलग अलग राहत शिविरों में भेजा गया है। और देखिए, मणिपुर के साथ ही सिक्किम भी बारिश और उसके बाद होने वाली तबाही का गवाह बना है। सिक्किम में यह काम तीस्ता नदी ने किया। पहाड़ों में बारिश के बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया कि एक जगह तो उसने पुल के पास की जमीन को ही खोखला कर डाला। सिक्किम में आई बाढ़ से कई पर्यटक भी फंस गए थे और साथ में फंस गई थी उन लोगों की जान जो तीस्ता नदी के बहाव के करीब थे। नदी अपने विकराल रूप में किसी को भी साथ बहाकर ले जाती। सिक्किम में बादल फटने के बाद कई इलाके तीस्ता नदी के प्रकोप का शिकार हुए। नदी 35 से 40 फीट ऊपर बह रही थी और उस पर बने पुल पर लोग धीरे धीरे चल रहे थे। सबको डर था कहीं पानी अगर पुल तक आ गया तो वही हाल होगा जो यहाँ दिखा। इस गड्ढे की वजह भी नदी का तेज बहाव ही था। कई जगहों पर मिट्टी गीली होने के बाद पुल गिरे, जिससे सिक्किम के गांव शहर से कट गए। पहाड़ों में बसे गांव के लोग भी लैंडस्लाइड से प्रभावित हुए। लाचेन जिले में सुरक्षा बलों ने भूस्खलन के बाद कई लोगों की जान बचाई। सिक्किम के साथ ही असम भी बारिश की वजह से प्रभावित रहा और उसमें भी ज्यादा असर लखीमपुर जिले में हुआ है। असम के लखीमपुर में बारिश के बाद नदियों का पानी बढ़ा तो आसपास के कई गांव में लोगों के घरों के अंदर तक पानी पहुंच गया। लोगों के पास खाना, पानी, सब कुछ खत्म हो गया। असम में बाढ़ से अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये असम का वो इलाका है जहां पानी ने सब कुछ खत्म कर दिया। घर से बाहर निकलने के लिए जमीन नहीं तो जाएं कैसे? इसीलिए बच्चे खुद नाव चलाकर घर से बाहर निकलने की कोशिश करते दिखे। वीडियो देखकर लगा मानो ये लड़की इन बच्चों की बड़ी बहन है और बहन अपने भाई बहनों को नाव के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही है। बच्चों की माँ भी बाढ़ में उनके लिए योद्धा से कम नहीं। एक अकेली माँ बांस से बने जुगाड़ वाले नाव में बच्चे को बैठाकर पानी से उसे बचाती दिखी। हम लोग का बहुत लॉस हो गया। ये मुर्गी, गौरी, बकरी पूरा पानी में उठा के ले गया। तो हम लोग का अभी खाने पीने के लिए भी नहीं है, चावल भी नहीं है, रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इसी बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचकर लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसी हफ्ते बकरीद का त्योहार है, लेकिन अभी से ही बकरीद पर दी जाने वाली जानवरों की कुर्बानी का विरोध शुरू हो गया है। कुर्बानी के खिलाफ सबसे ज्यादा वीएचपी आवाज उठा रही है, तो वीएचपी के विरोध में मौलाना भी उतर आए हैं। वीएचपी और कथावाचकों ने बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी को संस्कृति के खिलाफ बताया, जबकि मुस्लिम समुदाय ने इसे आस्था का हिस्सा बताया। इस मुद्दे पर धार्मिक और राजनीतिक विवाद बढ़ता जा रहा है। यूपी के मुरादाबाद में विश्व हिंदू परिषद बकरीद पर दी जाने वाली जानवरों की कुर्बानी के विरोध में अभियान चला रहे हैं। सात्विक समाज की नाराजगी और कानून का हवाला देकर बंद करने की मांग की जा रही है। पशु क्रूरता अधिनियम के ऊपर हिंदू समाज की बलियां बंद कर दी गयी। आप ये बताइए, क्या पशु क्रूरता अधिनियम इन निरीह जानवरों पर लागू नहीं होगा? 1 जून को कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने भी कहा कि वो जानवरों की कुर्बानी के पक्ष में नहीं है। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कुर्बानी को पशु क्रूरता से जोड़ा और आरोप लगाया है कि पशुओं की कुर्बानी से सड़कों पर गंदगी फैलती है, खून से नदियां प्रदूषित होती हैं। इन्हीं बिंदुओं को लेकर वीएचपी यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक विरोध कर रहा है। साथ ही पशु और पर्यावरण प्रेमियों से भी सवाल किया गया। नागपुर में भी बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी का वीएचपी ने विरोध किया। ये जो हमारे पर्यावरणविद हैं, ज्ञान देते हैं कि इको फ्रेंडली गणपति करो, ये जो हमको ज्ञान देते हैं, तो ये पर्यावरण की दृष्टि से इनको क्यों नहीं बताते कि भाई बकरी को भी बकरी जो है वो भी इको फ्रेंडली करो?
गाजियाबाद किलोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में काटने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। नंदकिशोर गुर्जर ने पुलिस को भी चिट्ठी में और हिंडन एयरपोर्ट लोनी के पास जानवरों की कुर्बानी पर रोक लगाने की मांग की, साथ ही केक काटकर कुर्बानी मनाने की अपील की। पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं। वीएचपी के विरोध पर मौलानाओं ने ऐतराज जताया है। धार्मिक माहौल बिगाड़ने और भाईचारा तोड़ने का आरोप लगाया। वहीं यूपी के मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि सड़क पर कुर्बानी कानून के खिलाफ है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ये चीजें करके ये लोग हमेशा ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान एक दूसरे से दूर रहें और हमारी वो प्यार मोहब्बत की तहजीबें खत्म हो। यूपी सरकार में मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा, संविधान थोड़ा कहता है कि सड़क पर आप कुर्बानी करो, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, पर घर के अंदर करो। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कुर्बानी की जगह का ध्यान रखें। ऐसी जगह कुर्बानी करनी चाहिए कि माहौल के अंदर खराबी न पैदा हो। विवाद को देखते हुए लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी न करें। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डेजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए, ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक ड्राइवर ने दो युवकों पर कार चढ़ा दी। टक्कर ने दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वहां मौजूद बाकी युवक वक्त रहते दौड़कर साइड नहीं हुए होते तो वो भी कार की चपेट में आ सकते थे। कार वाले ने दो युवकों को सीधी टक्कर मारी और उन्हें घसीटते हुए कई मीटर लेकर चला गया। दो युवक जैसे ही चपेट में आए वो उछलकर कार की बोनट पर चले गए और फिर नीचे गिरे। उनमें से एक कार के नीचे आ गया और दूसरा कार की बाईं ओर सड़क पर गिर गया। हादसे की ये तस्वीरें भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र की है। न्यू मार्केट में तीन साथी सड़क किनारे एक ठेले पर नाश्ता कर रहे थे। तभी डिवाइडर की ओर खड़ी कार अचानक अपनी बाईं ओर मुड़ी और सड़क किनारे नाश्ता कर रहे युवकों पर चढ़ गई और दोनों लड़के गंभीर रूप से जख्मी हो गए। इस हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि कार सवार नशे में धुत होकर ड्राइविंग कर रहा था और कार में 3 से 4 युवक सवार थे। पुलिस ने कार चलाने वाले का पता लगा लिया है। सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव की प्रेम वाली पोस्ट के बाद शुरू हुआ विवाद अब भी जारी है। इस विवाद के बीच अकेले पड़े तेज प्रताप यादव को अब समर्थन मिलने लगा है। उनके लिए आवाज उठने लगी है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप का खुलकर बचाव किया और कहा कि तेज प्रताप के फैसले को स्वीकार किया जाना चाहिए। बिहार के मोतिहारी में एक कार्यक्रम के दौरान अनुष्का और तेज प्रताप यादव के रिश्ते को लेकर आरजेडी सांसद सुधाकर ने बड़ी बात कही। निजी मसला है उनका, शादी ब्याह करना और बेगुनाह की श्रेणी है, गुनाह की श्रेणी नहीं मानता। सुधाकर सिंह ने हिंदू समाज में 2-3 शादियों को वैध होने की दलील देते हुए तेज प्रताप यादव का बचाव किया। तेज प्रताप जी ने शादी अगर किया है जिसकी वो घोषणा स्वयं करेंगे तो यह कोई अनैतिक काम नहीं मानता। तेज प्रताप को माफ करने के सवाल पर सुधाकर सिंह ने कहा, पिता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जेडीयू ने इस मुद्दे को लेकर सुधाकर सिंह और आरजेडी पर निशाना साधा है। जो अनैतिक आचरण तेज प्रताप से हुआ है उसका ये बचाव बेहद निंदनीय और कहीं न कहीं भर्त्सना योग्य बयान है। सुधाकर सिंह पिता पुत्र के रिश्तों को सुधारने की कोशिश में जुटे हुए हैं और एक तरफ से तेज प्रताप को माफ करने की बात कह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप के जयचंद वाले ट्वीट के बाद विवाद थोड़ा और बढ़ गया है। इस पर सियासी बयानबाजी तो हो ही रही है, लेकिन लालू परिवार की तरफ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। विवाद के बीच लालू परिवार कोलकाता से पटना लौटा। लोगों की निगाह उन पर है क्योंकि 1 जून को तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट लिखकर साजिश रचने वाले जयचंद की ओर इशारा किया था। तेज प्रताप ने लालू और राबड़ी देवी को भगवान से बढ़कर बताते हुए पहले पोस्ट में लिखा, पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती, ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। पहले पोस्ट के 8 घंटे बाद तेज प्रताप ने एक और पोस्ट किया जिसमें तेजस्वी यादव को अर्जुन बताया और खुद को कृष्ण। तेज प्रताप ने दूसरे पोस्ट में लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो पाओगे। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना,
जयचंद हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। इन दोनों पोस्ट के बाद जेडीयू ने करारा प्रहार किया। सच यह है कि जयचंद की जमात वहां बैठी हुई है, ये एहसास तेज प्रताप यादव को है, लेकिन अब खोने के लिए क्या बचा हुआ है? खोल दीजिए नाम, कौन है वो आदमी जो जयचंद की भूमिका में लालू जी के परिवार में है। फिलिस्तीन और इजरायल की लड़ाई में एक बार फिर अमेरिका पिस गया है। अमेरिका के कोलोराडो में कुछ यहूदी नागरिक प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारी हमास की तरफ से बंधक बनाए गए इजरायल के नागरिकों को छोड़ने की मांग कर रहे थे। सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था, तभी वहां पर एक आतंकी आया। उसने प्रदर्शन कर रहे लोगों को जिंदा जलाने की कोशिश की। आतंकी फिलिस्तीन का समर्थक था। हमले के बाद लोग मदद के लिए इधर उधर भाग रहे थे और आतंकी फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर रहा था। प्रदर्शन वाली जगह पर कुछ पल के लिए लोगों के सामने मौत खड़ी थी। मौके पर हल्का धुआं उठ रहा था, कुछ लोगों का शरीर जल रहा था, तो बाकी लोग एक दूसरे की मदद के लिए भाग रहे थे। इसी बीच बिना शर्ट के काला चश्मा लगाया आतंकी भी वीडियो में दिखा। ये 45 साल का मोहम्मद सबरी सोलीमान है। दोनों हाथों में ज्वलनशील पदार्थ लेकर घूम रहा आतंकी लोगों को दर्द में देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं उसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए। आतंकी से डरे यहूदी नागरिक दूर खड़े होकर उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे और वो लगातार चीखता जा रहा था। जैसे कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग करते हैं, ठीक वैसे ही अमेरिका में फिलिस्तीन के नाम पर उस आतंकी ने यहूदी लोगों को मारने की कोशिश की। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी FBI ने कहा कि ये एक टारगेट अटैक है। अब इस हमले की जांच भी आतंकी हमले की तर्ज पर ही होगी। FBI के लिए यहाँ अच्छी बात यह है कि उस आतंकी ने भी हमले के फौरन बाद खुद को सरेंडर कर दिया। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, वो जमीन पर लेट गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी उसे पकड़कर अपने साथ ले गए। हमले में 6 लोगों को जलाने की कोशिश करने वाले आतंकी से FBI के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। It is clear that this is a targeted act of violence and the FBI is investigating this as an act of terrorism. प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बताया कि आतंकी ने एक अस्थायी आग फेंकने वाली मशीन का इस्तेमाल कर भीड़ पर आग लगाने वाली चीजें फेंकी। हमले में इस्तेमाल हर हथियार को जब्त कर अब इस बात की जांच हो रही है कि कहीं इस हमले में कुछ और लोग तो शामिल नहीं थे। अयोध्या में राम दरबार और दूसरे मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठान अनुष्ठान शुरू हो गया है, जिसको लेकर भक्तों का जोश हाई है। दुनिया के बड़े उद्योगपति एलन मस्क के पिता एरोल मस्क भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाने वाले हैं। अयोध्या के श्री राम मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित हो गया। मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम शुरू हो गए, जो कि 5 जून तक चलेंगे। इस दौरान राम दरबार के साथ साथ गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, अन्नपूर्णा, हनुमान और शेषावतार मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। जनता जनार्दन से निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा का नाम सुनकर अयोध्या में बड़ी संख्या में न उमड़े। मंदिर प्रशासन भीड़ ना बढ़ाने की अपील कर रहा है। वैसे इस बीच एक खास मेहमान राम मंदिर के दर्शन करने हिंदुस्तान पहुंच चुका है। ये एलन मस्क के पिता एरोल मस्क हैं, जो करीब 1 हफ्ते के भारत दौरे पर हैं। उनका 4 जून को राम मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम है। एरोल मस्क का इस मंदिर में जाना न केवल उनके व्यक्तिगत विश्वास को दर्शाता है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक धरोहर के प्रति उनकी रुचि को भी उजागर करता है। हार के बाद वैसे तो अक्सर लोग माथा पीट लेते हैं, लेकिन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन हार के बाद खींच में टेबल पीटते हुए दिखाई दिए। हारते ही मैग्नस कार्लसन ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा और तुरंत कुर्सी छोड़ दी। औपचारिकता के लिए हाथ मिलाया और बुदबुदाते हुए वहां से चले गए। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी की इस हरकत की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है। मैग्नस कार्लसन को हराने वाला कोई और नहीं, भारत का लाल विश्व चैंपियन डोमा राजू गुकेश है। सफेद मोहरों से खेलते हुए भारत के इस युवा खिलाड़ी ने दबाव में भी गेम पर अपनी पकड़ बनाए रखी और अंतिम राउंड में 34 साल के नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर की गलती का फायदा उठाते हुए इसे यादगार जीत में बदल दिया। हार के बाद अपनी गलती का एहसास होने पर कार्लसन खींच उठे और टेबल पर हाथ मारकर अपना गुस्सा उतारा। गुकेश के लिए वैसे ये जीत आसान नहीं थी, क्योंकि इस खेल में टाइम कंट्रोल का नियम था। यहाँ बिना समय लिए तेजी से अपनी चालें चलनी थी।
कार्लसन टूर्नामेंट के इसी नियम के चलते लड़खड़ा रहे थे, लेकिन घरेलू दर्शकों के सामने काफी देर तक गुकेश डीके के खिलाफ अपर हैंड बनाए हुए थे और बेहतर स्थिति में थे। लेकिन गुकेश ने अनुशासन और धैर्य के साथ कार्लसन की हर चाल का बचाव किया। भारत के लाल ने सटीक जवाबी हमले के इस खेल का उन्होंने पूरा रुख ही बदल दिया। बिना समय गंवाए गुकेश तेजी से अपनी चालें चल रहे थे और गेम के अंतिम राउंड में भी विश्व चैंपियन डोमाराजो गुकेशन ने पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 कार्लसन को मात दे दी। गुकेश से हार के बाद दिग्गज कार्लसन ने आपा खो दिया और मेज पर हाथ मारकर चलते बने। लेकिन गुकेश को देखिए, शालीनता से कार्लसन से हाथ मिलाया, धीरे से अपनी कुर्सी छोड़ी और आंखों में आए खुशी के आंसू को छिपाते हुए चहलकदमी करने लगे। इसी दौरान कार्लसन गुकेश के पास आए, माफी मांगी और उनकी पीठ थपथपाकर वहां से चले गए। ये गुकेश के लिए कमबैक विन रही। नॉर्वे चेस के पहले दौर में काले मोहरों से खेलते हुए मैग्नस कार्लसन से वो हार गए थे, लेकिन सफेद मोहरों ने साथ दिया और जीत दर्ज की। नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में 2 साल में ये दूसरी बार है जब किसी युवा भारतीय खिलाड़ी ने क्लासिक फॉर्मेट में कार्लसन को हराया है। इस जीत से गुकेश बहुत खुश नजर आए। जब बाहर निकले तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। वहां मौजूद फैंस ने ऑटोग्राफ लिया, सेल्फी खिंचवाई और जश्न मनाया। आज फिर देश के कई हिस्सों में मौसम का हाल अचानक से बदल गया। जो लोग जमीन पर थे वो तो परेशान हुए ही, साथ ही जो लोग हवाई यात्रा कर रहे थे उनकी भी सांसें अटक गई। इंडिगो के इस विमान ने रायपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। पूरा रास्ता तय करने के बाद ये विमान दिल्ली में दाखिल हो गया, लेकिन तभी तेज आंधी आ गई और ये विमान हवा में ही हिलने लगा। अंदर बैठे यात्रियों ने मोबाइल ऑन करके वीडियो बनाना शुरू कर दिया। पूरे विमान में खामोशी छा गई थी और हर यात्री की धड़कन बढ़ी हुई थी। यह हालात तब बने जब विमान दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाला था, लेकिन मौसम बदलते ही पायलट ने समझदारी दिखाई और विमान को नीचे नहीं उतारा। ये विमान एयरपोर्ट के पास चक्कर लगाता रहा और जब हालात सामान्य हुए तो विमान की सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा मुखर्जी की गिरफ्तारी पर दिल्ली से लेकर कोलकाता तक घमासान मचा हुआ है। बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है तो कांग्रेस पूछ रही है कि बीजेपी किस हक से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें कर रही है। वहीं अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया। जिस वजाहत खान कादरी रशीदी ने शर्मिष्ठा पर एफआईआर कराई थी, अब वो बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीती रात से ही वजाहत लापता हो गया है। वजाहत कादरी पर एक नहीं, देश के अलग अलग शहरों में 3 एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि वजाहत कादरी हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट करता है। उसके सोशल मीडिया अकाउंट इस घिनौने कांड की तस्दीक भी करते हैं। वजाहत ने एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ही हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। वजाहत खान राशिदी फाउंडेशन का सदस्य है। ये वही संस्था है जो शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी में सक्रिय थी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सियासी बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। कांग्रेस ने फ्रीडम ऑफ स्पीच के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, लेकिन बीजेपी तो कम से कम नहीं कह सकती। कितने लोग अभी भी जेल में पड़े हुए हैं और सारा नैरेटिव उनका झूठ पर है। सारा नैरेटिव उनका, कितने यूट्यूबर को बंद कराया जा रहा है। कम से कम बीजेपी तो नहीं कह सकती है। इधर बीजेपी लगातार शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी को घेर रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गहनों की दुकान से 35 लाख की लूट हुई है। 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। गहनों की दुकान के मालिक ने बताया कि तीसरी मंजिल पर 3 बदमाश तेजी से आए और ज्वेलरी शॉप से 35 लाख रुपए से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो दिल्ली के चांदनी चौक इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लूट का मामला सामने आया। 35 लाख रुपयों की चोरी एक ज्वेलरी शॉप से। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े आंवला स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में चोरी हो गई। चोर मंदिर से कई मूर्तियां चोरी कर भाग गया, जिससे स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। गली से आता शख्स सीसीटीवी में दिखा। उसने कभी इधर देखा, कभी उधर, हर तरफ देख वो जांच रहा है कि कहीं सीसीटीवी तो नहीं। गली पार कर वो सीधे मंदिर पहुंचा, हाथ जोड़े, अंदर की तरफ झांका, फिर चारों दिशाओं में घूमा, हर तरफ नजर दौड़ाई। जब ये भरोसा हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तब उसने चप्पल उतारी, मंदिर का द्वार खोला और अंदर घुस गया।
1.5 मिनट अंदर रहने के बाद फिर बाहर आया। अंदर जाते वक्त उसके हाथ खाली थे, बाहर आते वक्त सफेद रंग का बैग हाथ में आ गया। चप्पल पहनी, दरवाजा बंद किया, जिस गली से आया था उसी से वापस चला गया। मंदिर के पुजारी जब पूजा करने पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि चोर ने अष्टधातु की 8 बेशकीमती मूर्तियां चुरा ली थी। इस मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज की गई है। वैसे तो पुलिस होती है अपराध और अपराधियों से लोगों की सुरक्षा करने के लिए, लेकिन दिल्ली में करोड़ों रुपए की चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि ये चोरी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मालखाने में हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मालखाने से करोड़ों की चोरी हुई है। दिल्ली के लोधी रोड स्थित मालखाने में रखा हुआ करोड़ों रुपए का सोना और कैश चोरी हो गया है, और ये वो रकम थी जो स्पेशल सेल ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान जब्त की थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अपने ही हेड कांस्टेबल खुर्शीद को गिरफ्तार किया। आरोपी खुर्शीद स्पेशल सेल के मालखाने में ही तैनात था और छापेमारी के दौरान जब्त किए सामान की देखरेख उसी के हवाले थी। 25 मई को ही खुर्शीद का ट्रांसफर पूर्वी दिल्ली में किया गया था। आरोप है कि ट्रांसफर के बाद खुर्शीद स्पेशल सेल के मालखाने में पहुंचा था और 30 और 31 मई की रात में ही करोड़ों का सोना और कैश चुराकर वहां से भाग निकला। पूछताछ में खुर्शीद ने मालखाने से सोना और कैश चुराने की बात कबूल कर ली है। खुर्शीद के पास से चोरी का सोना और 50 लाख रुपए कैश भी बरामद हो गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक जिम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। भोपाल के सांसद ने जिम में मुस्लिम ट्रेनर को लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद सब इंस्पेक्टर ने जिम संचालक को मुस्लिम ट्रेनर नहीं रखने के निर्देश दिए थे। मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि निर्देश देने वाले एसआई पर भी एक्शन हो गया है। भोपाल का ये वही जिम है जिसे लेकर विवाद हो रहा है। हिंदू संगठनों ने यहाँ अचानक छापा मारकर हंगामा कर दिया था और जिम में लगे सीसीटीवी फुटेज और रजिस्टर की जांच की। यहाँ पे पूरे जितने भी ट्रेनर आप जैसे देख सकते हैं सबका बना हुआ है। शहनवाज ये मुसलमान है, जुनैद ये मुसलमान है। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि जिम में एक हिंदू और बाकी मुसलमान ट्रेनर हैं। इस जिम में हिंदू महिलाएं भी आती हैं, लेकिन ट्रेनिंग सिर्फ मुस्लिम पुरुष देते हैं। हमारी हिंदू बहनों को नाम बदलकर ट्रेनिंग दी जा रही है। हम शासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे जिम जिहाद जो लव जिहाद जिम के माध्यम से चल रहे हैं उनकी प्रॉपर जांच की जाए, उनकी सूची बनाई जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि जिम के मैनेजर आरोपों से इनकार कर रही हैं, लेकिन इस बात को भी मान रही हैं कि यहाँ महिला ट्रेनर नहीं है। फीमेल ट्रेनर्स की वैकेंसी ओपन है सर। हम अभी आपके माध्यम से भी बोल रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो प्लीज आए, हम जॉब के लिए उनको रखने को तैयार है। हिंदू संगठनों के बाद भोपाल के बीजेपी सांसद ने भी मिनाल स्थित फिटनेस सेंटर में जिहाद का मामला उठाया है। सांसद आलोक शर्मा ने हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर की मांग की। आलोक शर्मा ने कहा कि कोई जिहाद नहीं चलने दिया जाएगा। बीजेपी सांसद के बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मामले ने जोर पकड़ा। हिंदू संगठनों के दबाव में सब इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने जिम संचालक को मुस्लिम ट्रेनर नहीं रखने का निर्देश दिया था। कोई भी मौका ना आएगा और ना ट्रेनिंग देने आएगा ना ट्रेनिंग लेने आएगा। जिस वक्त पुलिस जिम संचालक को धमका रही थी, बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग वहां मौजूद थे। वीडियो वायरल हुआ तो सब इंस्पेक्टर पर एक्शन हो गया और उन्हें पुलिस लाइन भेज दिया गया। इस मुद्दे पर कांग्रेस विधायक ने बीजेपी सांसद को घेरा। पहले वो ये तो बताएं कि जिम खोलना अपराध है क्या? ये जिम खोल के कोई अपराध कर लिया, अगर जिम गलत है या जिम चलाने वाला संचालक गलत है, उसकी भूमिका पे संदेह, तो ये तो आने वाला का प्रश्न है ना कि वो ना जाए। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग बेवजह हंगामा खड़ा करते हैं। समाज में कितने ऐसे भेड़िए हैं जो जिम सेंटरों के अंदर भी हैं, इनकी जांच होना चाहिए। गलत क्या कहा है? सांसद आलोक शर्मा ने सरकार से भोपाल के सभी जिम सेंटर्स की जांच की मांग की है। जयपुर में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान महिलाओं ने भी जमकर हंगामा किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया है। मारपीट की शुरुआत तब हुई जब एक पक्ष जेसीबी लेकर जमीन पर कब्जा करने के लिए पहुंचा। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। जमीन पर कब्जा करने पहुंचे लोग कपड़े में अपना मुंह ढके हुए थे। मौके पर मौजूद दोनों पक्षों की महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं। दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा और पत्थरबाजी भी होने लगी। एक तरफ कुछ युवक पथराव कर रहे थे तो दूसरी तरफ महिलाओं ने मोर्चा संभाला। इस बीच कुछ महिलाएं हंगामा करते हुए बीच सड़क पर लेट गईं और ट्रैफिक रोक दिया। इतना ही नहीं, पुलिस जब कुछ लोगों को हिरासत में लेकर जा रही थी तो उसके सामने ही दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। बस्ती इलाके में 209 गज जमीन को लेकर दो पक्षों में पिछले काफी दिनों से ये विवाद चल रहा है।
कानपुर में दबंगों ने रात भर रेस्टोरेंट में हंगामा किया। पहले बेल को लेकर रेस्टोरेंट में के कर्मचारी को पीटा गया। जब पुलिस आई तो उसके साथ भी बदतमीजी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये पूरी घटना कानपुर के बैठक रेस्टोरेंट की है, जहां बीती रात 5 से 6 दबंगों ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक कर्मचारी को बेरहमी से पीट रहे हैं। इस दौरान दबंगों ने कुछ लोगों को जान से मारने की भी कोशिश की। एक कर्मचारी की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन दबंग यही नहीं रुके। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि जब पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो ये दबंग पुलिस वालों के साथ भी धक्का मुक्की करने लगे, जिसके बाद और पुलिस बल को बुलाया और 4 दबंगों को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी खंगालकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। इजरायल के एयर स्ट्राइक से गजा दहल उठा। इजरायल ने बहुमंजिला इमारत को धमाका कर उड़ा दिया। इजरायल के इन हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई है। धमाके के बाद गजा में अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। धमाका गाजा के बाजार में हुआ। किसी को नहीं पता था कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। धमाके के बाद हर तरफ चीख पुकार मच गई। हर तरफ धुआं फैल गया। लोग इधर उधर भागने लगे। जिसको जहां जगह मिली वो वहां भागा। अस्पतालों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी है। दर्दनाक तस्वीरें ऐसी जिसे दिखाया नहीं जा सकता। लोगों के आंखों में आंसू हैं। अपनों के होने का सदमा है। घायलों के लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक इस हादसे में 31 लोगों की मौत और 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से भीषण संघर्ष जारी है और इन सब के बीच संघर्ष विराम की खबरें आ रही थी। लेकिन अब इजरायल की स्ट्राइक से तनाव बढ़ सकता है। गाजा में इस वक्त जैसी स्थिति है वो वाकई झकझोर देने वाली है। गजा के मौजूदा हालात को समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। यहाँ भोजन वितरण किया जा रहा है। खाने के लिए ऐसी भीड़ लगी है। यहाँ से लोग घोड़ा गाड़ी में सामान भर अपने और परिवार का पेट भरने लेकर जाते दिखाई दिए। तनाव के बीच गाजा में लोग भूख से मर रहे हैं। इजरायल के बाजार में जो धमाका हुआ वो इसी भोजन वितरण केंद्र के करीब है। इन तस्वीरों में आपको फायरिंग करते लोग भी दिख रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। लोगों का कहना है कि फाउंडेशन के केंद्र पर इजरायली सेना ने भीड़ पर गोलियां चलाई। हमास ने भी आरोप लगाया कि राफा में इजरायली सेना ने भूखे नागरिकों पर अटैक किया, जबकि इजरायल इससे इनकार कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जंग जारी है और इस दौरान यूक्रेन के कितने ही शहर तबाह हो चुके हैं। लेकिन रविवार को यूक्रेन ने रूस पर जिस तरह से ड्रोन अटैक किया, उसने परमाणु युद्ध का सायरन बजा दिया है। रविवार को यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें रूस के कई एयरबेस धुआं धुआं हो गए। यूक्रेन की ओर से जारी की गई तस्वीरों में सैन्य एयरबेस पर मौजूद रूसी फाइटर जेट एक एक कर तबाह होते नजर आए। वहीं सेवेरोमोस्कर्स में सैन्य बेस ड्रोन हमले के बाद काले धुएं से घिरा दिखाई दिया। ड्रोन अटैक के जरिए यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस को निशाना बनाया। यूक्रेन ने ड्रोन हमलों में 40 से ज्यादा फाइटर जेट के तबाह होने का दावा किया। वहीं रूस ने भी उसके एयरबेस पर यूक्रेनी हमले की पुष्टि की है। रूस पर यूक्रेन का यह हमला परमाणु युद्ध की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के जिन फाइटर जेट को तबाह किया वो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम थे। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यूक्रेन ने आर्कटिक रीजन में मौजूद रूस के परमाणु पनडुब्बी बेस को भी निशाना बनाया है और इसी बात ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि रूस की परमाणु नीति के मुताबिक अगर किसी भी हमले में उसकी परमाणु क्षमता पर असर होता है तो फिर रूस परमाणु हमला कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के अटैक में 30% परमाणु सक्षम विमानों को नुकसान पहुंचा है। A-50 फाइटर जेट, Tu-95 फाइटर जेट और Tu-22M जैसे विमान यूक्रेनी अटैक में ध्वस्त हो गए। यूक्रेन में ड्रोन हमले के जरिए रूस को सीधे चुनौती दी है। एक संदेश दिया है कि वो रूस की सीमा में कई किलोमीटर अंदर घुसकर हमला कर सकता है। दरअसल जिन एयरबेस पर हमला हुआ वो यूक्रेन की सीमा से 2000 से 4000 किलोमीटर दूर है। रूस का बेलाया एयरबेस यूक्रेन सीमा से करीब 4300 किलोमीटर दूर है। वहीं ओलेनिया एयरबेस यूक्रेन से 3674 किलोमीटर दूर है।
डागिलेवा एयरबेस यूक्रेन से 2161 किलोमीटर दूर है। इवानोवा एयरबेस यूक्रेनी सीमा से 2000 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि हमले का शिकार हुआ अमूर एयरबेस यूक्रेन से 6000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। और देखिए, यूक्रेन का हमला परमाणु शक्ति संपन्न रूस को ललकारने जैसा है। हालांकि इन हमलों के जवाब में रूस परमाणु अटैक का डिसीजन लेगा, इस बात के अभी तक कोई संकेत नहीं मिले हैं। लेकिन जैसे ही ड्रोन अटैक की खबर आई, रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बारिश कर दी। रूस ने ड्रोन के जरिए 472 हमले किए, वहीं रूस ने 7 मिसाइल अटैक किए। इन हमलों में 12 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। इस बीच यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने दावा किया है कि उसने रूस के अंदर घुसकर उसके एयरबेस को निशाना बनाने का प्लान काफी पहले इस पर काम करना शुरू कर दिया था। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत यूक्रेन ने जिस रणनीति के तहत रूस पर हमला किया, उसे ट्रोजन हॉर्स नाम दिया जा रहा है। तस्वीर से साफ है, घोड़ा रूस का और उसमें ड्रोन यूक्रेन का है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस पर हमले की तैयारी 1.5 साल पहले ही शुरू कर दी थी। योजना के मुताबिक एफवीपी ड्रोन को सिविलियन ट्रक में छिपाकर रूस भेजा गया। यूक्रेन खुफिया एजेंसी के इस प्लान से जुड़ी एक पिक्चर भी सामने आई, जिसमें ट्रक के अंदर फॉल सीलिंग में ड्रोन छिपे नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी तरह यूक्रेन ने बम और एक्सप्लोजिव मटेरियल से लैस सैकड़ों ड्रोन रूस की सीमा के अंदर पहुंचा दिए। इस ट्रक को हमले वाली जगह के आसपास खड़ा किया गया, फिर हमले के दिन रिमोट से ट्रक की फॉल सीलिंग खोल ड्रोन को एक्टिव कर दिया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में तेंदुए ने गांव वालों पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने कहा है कि तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया जाएगा। तेंदुए ने दोनों युवकों पर उस वक्त हमला किया जब वो नदी में नहाने जा रहे थे। तेंदुआ झाड़ियों में छिपा हुआ था। जैसे ही दोनों पास पहुंचे, तेंदुए ने उन पर अटैक कर दिया। तेंदुए का हमला होते ही दूसरा युवक अपने दोस्त को बचाने की कोशिश में आगे बढ़ा, लेकिन तेंदुए ने उस पर भी हमला कर दिया। शोरगुल होते ही आसपास के गांव वाले भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी लाठी डंडा लेकर युवकों की मदद की। लोगों को इकट्ठा देख तेंदुआ वहां से भाग गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वन विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। अगर आप भी किसी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से खाने का सामान मंगवाते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। मुंबई के एक वेयरहाउस में जब एफडीए ने छापा मारा तो उनके भी होश उड़ गए। एबीपी न्यूज की टीम जब जेप्टो कंपनी के वेयरहाउस में पहुंची तो चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ था। वेयरहाउस का तापमान भी मेंटेन नहीं किया गया था। ज्यादातर बंद फूड पैकेट्स भी फफूंद लगी हुई थी, जिसे ग्राहकों को डिलीवर किया जा रहा था। यही नहीं, दूध, दही और मक्खन जैसे जरूरी उत्पाद भी एक्सपायरी डेट के बेचे जा रहे थे, जिसमें बदबू आ रही थी। ये वो धारावी का वेयरहाउस है जिसके अंदर पूरा सामान रखा था और आप देखिए इस तरह की जो खराब चीजें हैं वो वेयरहाउस के अंदर मौजूद थी। अगर आप इसका डेट पढ़ें, पैकेजिंग पढ़ें तो ये खराब हो चुका है, लेकिन इसको अच्छी चीजों के साथ रखा गया था। इधर महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किरण कार्ड टेक्नोलॉजीज का फूड बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया है। किरण कार्ड टेक्नोलॉजीज जेप्टो की पेरेंट कंपनी है। एफडीए ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक कंपनी पूरी तरह से नियमों का पालन नहीं करती और लाइसेंस अथॉरिटी इसकी पुष्टि नहीं करती, तब तक लाइसेंस रद्द ही रहेगा। बिहार की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान की है, क्योंकि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और चर्चा है कि ये संदेश सीधे सीएम की कुर्सी के लिए है। 4 शब्दों में चिराग पासवान की रणनीति साफ है। वो न सिर्फ पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी ठोकेंगे। मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा एक अपना विजन भी है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। मुझे एहसास हो रहा है कि दिल्ली में रह के शायद नहीं संभव हो। ऐसे में ये इच्छा मैंने पार्टी के समक्ष रखी थी कि अब मैं जल्द बिहार वापस जाना चाहता हूँ। चिराग क्या कहना चाहते हैं इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है, लेकिन सवाल है जेडीयू का, क्योंकि अगर सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार के अलावा किसी और का नाम सामने आएगा तो ये जेडीयू को मंजूर नहीं होगा। अब सवाल है कि अगर चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो इसके पीछे रणनीति क्या है? कहीं ये पूरा प्लान पर्दे के पीछे से बीजेपी तो तैयार नहीं कर रही,
क्योंकि पहले भी देखा गया है कि बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाती रही है। हालांकि चिराग अपनी खुद की पार्टी के मुखिया हैं और फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान बिना पीएम मोदी को भरोसे में लिए ये फैसला ले लें और केंद्रीय मंत्री रहते हुए बिना उनकी सहमति के विधानसभा चुनाव लड़ लें। बीजेपी ये भी जानती है कि नीतीश कुमार के बाद सीएम पद के मजबूत दावेदारों में चिराग पासवान का नाम भी टॉप में आता है। एलजेपी-आर के कार्यकर्ता लंबे समय से चिराग पासवान को सीएम फेस बताते आ रहे हैं और इसकी एक झलक पिछले विधानसभा चुनाव में भी दिखी थी, जब चिराग पासवान की पार्टी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा। हालांकि तब चिराग की पार्टी ने अधिकतर उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ ही उतारे और बीजेपी के सामने बहुत कम सीटों पर अपने प्रत्याशी आगे किए। नतीजा ये हुआ कि जेडीयू को कुछ सीटों पर नुकसान हुआ और एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर आई। पर्दे के पीछे ये भी चर्चा सुनी गई कि चिराग पासवान का असल मकसद ही जेडीयू का खेल खराब करने का था, जो उन्होंने कई सीटों पर करके भी दिखाया था। अब उत्तर प्रदेश के झांसी की बात करेंगे, जहां पुलिस ने एक ऐसे युवक की जान बचा ली जो फांसी के फंदे पर लटक गया था। पुलिस वालों ने घर का दरवाजा तोड़ा और युवक को अस्पताल लेकर पहुंचे। पुलिस वाला हाथ से लोहे के दरवाजे को पीटता रहा। जब हाथ से भी दरवाजा नहीं खुला तो पैर की ताकत का इस्तेमाल किया। जब पुलिस वाले के हाथ और पैर भी फेल हो गए तो परिजन हथौड़ा लेकर आए और पुलिस वाला हथौड़े से दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा। अंदर युवक फांसी के फंदे पर लटक चुका था और बाहर परिजनों के साथ साथ पुलिस वाले भी परेशान थे। पुलिस वाले ने एक बार फिर हथौड़े से दरवाजा तोड़ना शुरू किया। हाथ पैर के बाद जब हथौड़ा भी फेल हो गया तब पुलिस वालों ने दरवाजे के ऊपर बनी सीमेंट की पतली दीवार को तोड़ा और स्टूल और कूलर पर चढ़कर एक युवक कमरे के अंदर पहुंचा और दरवाजा खोला। दरवाजा खुला तो युवक फांसी के फंदे पर लटक चुका था और जमीन पर बेसुध पड़ा था। हालांकि गनीमत थी कि युवक की सांसें चल रही थी। पुलिस वाले आनन फानन में अपनी गाड़ी से लेकर उसे अस्पताल पहुंचे। फिलहाल युवक की हालत खतरे से बाहर है। चीन के चोंगकिंग जिले में नदी में तैर रहे लोगों के बीच बत्तख पकड़ने की होड़ दिखाई दी। चीन के कई शहरों में इन दिनों ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाया जा रहा है। इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए नदी में बतख पकड़ने की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अलग अलग टीमें नाव पर सवार होकर नदी में उतरी और पानी में तैर रही बतखों को पकड़ने लगी। इतना ही नहीं, एक जगह तो नदी किनारे एक इमारत से बतखों को उड़ाया जा रहा था और उनके नदी में पहुंचते ही लोगों के बीच उनको पकड़ने की होड़ मच रही थी। बतख पकड़ने में अव्वल रहने वाले खिलाड़ियों को बाद में इनाम भी दिए जाते हैं। ड्रैगन बोट फेस्टिवल चीन के सबसे अहम त्योहारों में से एक है, जो कि सदियों से पूरे चीन में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान ड्रैगन बोट रेसिंग भी की जाती है, जिसमें पतली पतली नावों पर सवार टीमों के बीच सबसे आगे निकलने की होड़ रहती है। जयपुर में बदमाश को पकड़कर ले जा रही पुलिस टीम पर 2 आरोपियों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की और कांस्टेबल के साथ हाथापाई करते हुए उनकी वर्दी तक फाड़ डाली। बदमाश को छुड़ाने के लिए बीच सड़क पर ही हमलावरों ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और हंगामा करने लगे। तो गाड़ी नहीं जाएगी। पुलिस की गाड़ी को कई लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। 2 आरोपियों ने कांस्टेबल को धमकी दी और तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। विद्याधर नगर थाने के हेड कांस्टेबल शहजाद अली ने दोनों हमलावरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पुलिस को झूठा बताते हुए आरोपी को छोड़ने की बात कही। हमलावर काफी देर तक बीच सड़क पर हंगामा करते रहे। हैरानी की बात यह है कि वहां मौजूद लोग पुलिस की मदद करने की बजाय आरोपियों का ही साथ देते नजर आए। लेकिन हेड कांस्टेबल शहजाद अली की सूझबूझ और बहादुरी से हमलावर आरोपी को छुड़ाने में नाकाम रहे। पुलिस ने हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। दुनिया के सबसे खतरनाक ज्वालामुखी में से एक माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया। यूरोप के सबसे बड़े एक्टिव ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद उसका धुआं लोगों को डरा रहा था। माउंट एटना के पास घूमने आए लोगों को कुछ घंटे पहले ये गजब का नजारा देखने को मिला।
ज्वालामुखी में विस्फोट के बाद उससे उठने वाला धुआं शहर के हर कोने से देखा जा सकता था। माउंट एटना एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें पहले भी कई बार विस्फोट हो चुके हैं। अक्सर कई दिनों तक ये ज्वालामुखी इसी तरीके से जलते रहता है। इस बार ज्वालामुखी विस्फोट के बाद उसका असर कितने दिनों तक रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। महेंद्रगढ़ में एक तेज रफ्तार कार ट्रक में घुस गया, जिससे कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुरुग्राम के महेंद्रगढ़ आए हुए थे। हादसे के बाद कार की हालत देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि टक्कर कितनी खतरनाक रही होगी। कार पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी है। कार की स्टीयरिंग का भी कुछ अता पता नहीं है। दरवाजे भी टक्कर के बाद अलग हो गए। हादसा तब हुआ जब कार सवार सभी लोग उन्हानी गांव के पास पहुंचे। सड़क खराब होने की वजह से आगे चल रहे ट्रक की स्पीड कम थी। इसी दौरान 90 की स्पीड से आ रही कार ने ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। कार सवार 5 घंटे तक बुरी तरह घायल होकर गाड़ी में ही फंसे रहे। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो कार की खिड़कियों को काटकर उसके अंदर फंसे शवों को निकाला गया। मथुरा से एक वीडियो सामने आया है जहां पर रेस्टोरेंट के बर्तन टॉयलेट के पानी से धोए जा रहे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में देख सकते हैं कि एक नाबालिग लड़का टॉयलेट के पानी से होटल के बर्तन साफ कर रहा था, लेकिन बवाल तब और ज्यादा मच गया जब पता चला कि रेस्टोरेंट का नाम हिंदू था, लेकिन उसका मालिक मुस्लिम था। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद होटल के संचालक शेर खान पर मुकदमा दर्ज कर रेस्टोरेंट को बंद करा दिया है। बीके ब्रजवासी रेस्टोरेंट फैमिली रेस्टोरेंट था, जिसमें अधिकतर हिंदू खाना खाने आते थे, लेकिन जब से टॉयलेट में बर्तन धोने का वीडियो सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा कि लोग आस्था और सेहत दोनों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रहे हैं। और अब एक बार फिर आपको पूर्वोत्तर में हुई तबाही का मंजर दिखा देते हैं। ये तस्वीर असम से सामने आई है। वो असम जो इस वक्त बारिश के बाद आई बाढ़ से दो हाथ कर रहा है। असम के जोरहाट में एक लकड़ी का पुल पानी के तेज बहाव में किस तरह से बह गया। पुल का बहना इतना खतरनाक नहीं था। खतरनाक यहाँ ये था कि जिस वक्त पुल बहा उससे कुछ सेकंड पहले ही उस पुल को कुछ लोग पार कर रहे थे। लोगों के आगे निकलने के बाद पुल नदी के तेज बहाव में टूट गया। अगर कुछ देर पहले ये पुल टूटा होता तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। असम में बाढ़ के कहर से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। और एक और तस्वीर डरा देने वाली असम के जोरहाट से सामने आई है, जहां पर पुल कैसे टूटकर बह गया। गनीमत रही कि जो थोड़ी देर पहले लोग इस पुल को पार कर रहे थे वो बच गए। और इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।